इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी के साथ साथ ये पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और ये 10 प्रश्न आपके चैप्टर का लगभग 80 to 90% कवर कर लेते हैं। यदि आप ये 10 प्रश्न भी कर लेते हैं तो आपका चैप्टर काफ़ी हद तक पूर्ण हो जाएगा। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? इसके घटक के नाम लिखिए। तो जैसा कि हम अपने आसपास अपने वातावरण में जो भी चीज़ें देखते हैं उसका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसके अंतर्गत सजीव और निर्जीव दोनों आपस में जुड़े होते हैं और परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हैं और परस्पर निर्भर होते हैं। तो जितने भी जीवित है, जैसे पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और भौतिक पर्यावरण के अजैविक घटक जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, तापमान इत्यादि, ये सारे के सारे आपस में मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जैसा कि आप जानते हो कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार द्रव्य को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व इनका चक्रण लगातार चलता रहता है, जो कि जीवों के जीवन और विकास के लिए आवश्यक है। यह तंत्र विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वन का एक अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है, घास के मैदान का होता है, मरुस्थल का होता है, जलीय तंत्र होता है, स्थलीय तंत्र होता है। ऐसे कई तरह के पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित भी होते हैं। जैसे घर में आप एक्वेरियम रखते हैं तो वो मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। फिर इसके मुख्य दो ही घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे और छोटे 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 पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे जैविक घटक में आते हैं। जैसे यहाँ पे पानी में कुछ मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ जीव जंतु जैसे हिरण वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और सूक्ष्म जो जो मिट्टी और पानी में पाए जाते हैं, जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे, वो भी जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रकाश, लाइट दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ पर कुछ मिट्टी, जल और तापमान वहाँ का जो होगा वो उसका अजैविक घटक बनाएगा। ये चित्र मैंने आप लोगों को ठीक से समझाने के लिए यहाँ पे लिया है। आपको यहाँ पे चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, जैव घटक किसे कहते हैं? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीवित घटक पाए जाते हैं उन सबको हम एक साथ जैव घटक कहते हैं। इसमें पौधे से लेके जीव जंतु और सूक्ष्म जीव तीनों आ जाते हैं। तो इनको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक एक होता है उत्पादक, जिसमें ऐसे अ, जीव आते हैं जो कि हरे पौधे हैं, अर्थात वो जीवित हैं और हरे पौधे हैं और अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरे होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता जो कि अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। और इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता तीनों आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी हैं, द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पे अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता वो होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चित्र बना हुआ है जिसमें हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कहलाएंगे उत्पादक। फिर ऐसे शाकाहारी जीव जंतु जो ये पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो प्राथमिक हुए, और ऐसे जीव जंतु जो प्राथमिक को खाते हैं वो द्वितीयक हुए, और जो द्वितीयक और प्राथमिक दोनों को खा सकता है, जैसे शेर है, बाघ है, वो कहलाएगा तृतीयक या टॉप कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। ये देखिए, ये यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, इसके उदाहरण भी दिया है, भेड़, बकरी, गाय आदि। द्वितीयक शाकाहारी, ठीक है, जैसे द्वितीयक उपभोक्ता वे जीव हैं जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, अर्थात ये मांसाहारी होते हैं, जिसमें भेड़िया, लोमड़ी, मेढक आदि आते हैं। तृतीयक जो द्वितीयक को खाते हैं, ये प्राथमिक को भी खा सकते हैं। और अंत में आता है अपघटक, जो जिसमें सूक्ष्म जीव आते हैं, जो उनके जितने भी प्रकार के उत्पादक उपभोक्ता सबके शरीर को सड़ाकर सूक्ष्म तत्वों में बदल देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है? देखिए, जो अपघटक होते हैं वो एक तरह से सफाई कर्मचारी की तरह कार्य करते हैं, अर्थात
ये अपशिष्ट पदार्थ और मृत जीवों के शरीर को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये पृथ्वी की सफाई के साथ-साथ तत्वों के प्राकृतिक चक्रीकरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है पोषक स्तर। पोषक स्तर देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। लेकिन सूर्य की ऊर्जा को हम सीधे तौर पे नहीं ले सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा को सबसे पहले लेता है उत्पादक, फिर उत्पादक के ऊपर जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उन्हें भोजन मिलता है, फिर शाकाहारी जीवों से मांसाहारी को और फिर लास्ट में सर्वोच्च मांसाहारी को। तो ये जो पोषक स्तर है वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं किसी जीव के भोजन या ऊर्जा के स्रोत के आधार पर उनके स्थान को दर्शाता है। तो पहला स्तर बनता है उत्पादक से, दूसरा स्तर बनता है शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता से, फिर द्वितीयक उपभोक्ता से और उसके पश्चात इसी तरह यह आगे बढ़ता है। फिर अगला प्रश्न आता है ऊर्जा का 10% नियम क्या है। ऊर्जा का 10% नियम पहले हम चित्र से समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यदि जो उत्पादक है सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, उस ऊर्जा को हम 100% के रूप में दर्शाएं, तो उसका केवल 10% ही अगले ऊर्जा स्तर पे यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को जाएगा। फिर उस 10 में का 10% यानी कि 1% द्वितीयक को जाएगा। फिर उस 1 का 10% यानी कि 0.1% तृतीयक को जाएगा। इसे ही हम ऊर्जा का नियम कहते हैं, जिसके अंतर्गत 90% भाग वह जीव स्वयं संचित करता है और उपयोग करता है और केवल 10% भाग ही अगले पोषण स्तर को देता है। फिर अगला प्रश्न है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला एक सरल प्रकार की संरचना होती है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है और केवल एक ही दिशा में दर्शाती है। खाद्य जाल जो है वो सरल प्रकार की होती है और इसमें जीवों की संख्या भी कम होती है, जैसे कि हरे पौधे को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने और सर्प को बाज ने। तो ये एक एकदम सरल सी खाद्य श्रृंखला हुई। खाद्य जाल जो है ये एक जटिल संरचना होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र से खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में तो होता है परंतु यह कई रास्तों से होकर गुजरता है। जीवों की संख्या भी अधिक होती है और वास्तव में देखा जाए तो किसी तंत्र में खाद्य जाल ही उपस्थित रहता है। खाद्य श्रृंखला एक तरीके से थ्योरेटिकल है, अर्थात ऐसा नहीं होता कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में केवल खाद्य श्रृंखला ही उपस्थित होगी। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर ही खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहला जो फ्लो डायग्राम बना है जिसमें घास, टिड्डा, मेढक, सांप और नेवला, या यहाँ पे आप नेवला की बजाय बाज भी ले सकते हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेंढक जो है वो सिर्फ टिड्डे को ही खाए या सांप जो है वो सिर्फ मेंढक को ही खाए, उसके पास और भी ऑप्शन होते हैं। तो इस प्रकार ये खाद्य जाल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है जीव भार किसे कहते हैं। तो कोई भी निश्चित क्षेत्र आयतन में मौजूद जितने भी सजीव होते हैं उनकी कुल मात्रा या शुष्क भार जो होता है उसे ही हम जीव भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई एक जंगल पारिस्थितिक तंत्र लेते हैं तो जितने भी जीवित वहां पे जीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, सबके जैव भार, कुल जैव भार को ही हम उस तंत्र का जीव भार कहते हैं। इसको हम पिरामिड के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे ये पहला वाला जो है वो किसी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए दिया हुआ है। जैसे उसमें पहले पेड़ पौधे हैं, फिर शाकाहारी है, फिर मांसाहारी है, फिर उसके बाद सर्वाहारी है। तो हम जानते कि वहाँ पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका भार ज़्यादा होगा, इसलिए पिरामिड नीचे में थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया है। उसके बाद उससे कम संख्या शाकाहारियों की होगी, उससे भी कम संख्या मांसाहारी की होगी और शेर या बाघ बहुत कम संख्या में पाए जाएंगे। तो हमको एक सीधा पिरामिड मिलता है। लेकिन अगर यही हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखें तो वहाँ पेड़ पौधों का भार कम होता है। उसके बाद छोटी मछलियों को अगर हम इकट्ठा करें तो उसका भार
पेड़ पौधों से थोड़ा अधिक होता है। और जो बड़ी मछली होती है जैसे शार्क या व्हेल वगैरह, तो उनका शरीर का भार बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर आपको उल्टा पिरामिड, अर्थात जीव भार का जो पिरामिड है वो सीधा या उल्टा दोनों बन सकता है। यह निर्भर करता है कि हमने कौन सा पारिस्थितिक तंत्र लिया। प्रश्न क्रमांक 8, पारिस्थितिक विज्ञान किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक विज्ञान जीवों, विशेष रूप से मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। यह विज्ञान जीवों के वितरण, उनकी प्रचुरता, उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं और पर्यावरण के साथ ऊर्जा व प्रवाह को समझाने का प्रयास करता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो यह पारिस्थितिक तंत्र का गहन अध्ययन है, जिसमें हम मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है? असल में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल टॉपिक पे दो तरह के प्रश्न आते हैं, या तो सीधे इसकी परिभाषा आती है या फिर अंतर स्पष्ट करी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों प्रश्न लिया है। तो खाद्य श्रृंखला एक सीधा और रैखिक मार्ग है जिसमें एक जीव दूसरे जीव तक ऊर्जा स्थानांतरित करता है, जैसे घास, खरगोश, सेब। अब वहीं खाद्य जाल जो होता है वो कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है, जो पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के बीच पोषण के संबंधों की विविधता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि जीव अलग अलग जीवों से अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो खाद्य जाल जो है वो अधिक स्थिर होता है, क्योंकि खाद्य जाल में से अगर कोई श्रृंखला टूट भी जाए तो वो अन्य मार्ग से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर खाद्य श्रृंखला चूंकि एक सीधा मार्ग होती है, इसीलिए अगर कोई एक जीव वहां से हट जाए तो खाद्य श्रृंखला नष्ट हो सकती है। अंतिम प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? तो पारिस्थितिक पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जब हम पोषण स्तरों और जीवों के बीच के संबंधों को किसी चित्र के द्वारा दर्शाते हैं, डायग्रामेटिकली जब शो करते हैं, जैसे कि जीवों की संख्या दर्शाना है या जैव भार दर्शाना है या ऊर्जा, तो हम उसको पिरामिड के रूप में दर्शाते हैं। और ये पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से हम 3 तरह के पारिस्थितिक पिरामिड देखते हैं। एक है जीवों की संख्या का पिरामिड, ये पहला वाला जो है, ये फर्स्ट वाला, ये जीवों की संख्या का। दूसरा वाला ऊर्जा का पिरामिड है, और तीसरा जो है वो जीव भार का पिरामिड है ना। तो संख्या वाले में हम सीधे सीधे संख्या देखते हैं कि उत्पादक की संख्या कितनी है, शाकाहारियों की संख्या कितनी है, मांसाहार की संख्या कितनी, तो संख्या का पिरामिड मिलता है। ऊर्जा का पिरामिड जो है वो ऊर्जा के पिरामिड में हम ये देखते हैं कि किस पोषण स्तर में ऊर्जा अधिक है। तो निश्चित ही उत्पादकों की ऊर्जा अधिक होगी, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव आपको सीधा प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा जो है वो बायोमास यानी कि जैव भार का पिरामिड है। तो ये पिरामिड उल्टा या सीधा दोनों हो सकता है, निर्भर करता है कि हम कौन सा पारिस्थितिक तंत्र लिए। तो इस वीडियो में मैंने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बच गए हैं, तो इसके सेकंड पार्ट में मैं बचे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगी। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।